हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लोजर्स के बारे में। क्लोजर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप जावास्क्रिप्ट रियली मास्टर करना चाहते हो या आप एक प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो, तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्लोजर्स है क्या? ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि बिहाइंड द सीन्स क्लोजर्स किस तरह से काम करता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर्स को सीखने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की नॉलेज होगी, क्योंकि क्लोजर बेसिकली एक फंक्शन ही होती है। अगर आपको बेसिक फंक्शंस का पता नहीं है तो फिर आप इस कंसेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको पता नहीं है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में, तो आप मेरा वीडियो इस पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको पता है थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज, अगर आपको पता है कि फंक्शंस क्या है, किस तरह से काम करता है, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा भी वीडियो इस पे देखिए, क्योंकि मैं वहाँ पे विजुअली आपको दिखाता हूँ कि कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन के अंदर किस तरह से पैरामीटर्स किस तरह से काम करते हैं, आर्गुमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, और सब कुछ मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। आई नो कि जो मेरे वीडियोज़ है वो लेंथी हो जाते हैं, बट चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर्स को। मैं पावर पॉइंट में जाके अपने स्लाइड को व्यू करूँगा, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ए क्लोजर, हम पहले डेफिनेशन की तरफ देखेंगे। क्लोजर मीन्स ए फंक्शन विच रिमेंबर्स द वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। क्लोजर एक फंक्शन होती है जो रिमेंबर करता है कि जो भी इसके आउटर स्कोप में जो भी वेरिएबल्स हो गई, जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो उसको रिमेंबर करता है। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बट अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में देखोगे तो फिर ये थोड़ा सा, मान के चलो, ये डेफिनेशन कंफ्यूजिंग हो जाती है। बिगिनर उसको समझ नहीं आता है कि ये फंक्शन है क्या, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लोजर किस तरह से काम करता है, हम क्लोजर किसको कहते हैं, और जो ये क्लोजर्स का कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा कि कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरा फंक्शंस का वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने इन डेप्थली बताया है कि किस तरह से कोड काम करता है। तो इसलिए आप अपने कोड एडिटर को खोल सकते हैं और उसमें कोड लिखिए। किसी फ़ोल्डर के अंदर आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, इसको नाम देंगे क्लोजर्स, और इसको सिलेक्ट करके एक फ़ाइल index.js आप लिख लीजिए। मैंने पहले से ही कुछ कोड लिखा हुआ था जो कि मैंने पावर पॉइंट में कन्वर्ट किया, और ताकि जो मैं कोड लिखूंगा वो आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे ही कोड लिखता तो फिर आपको समझ में नहीं आता। मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा, ब्राउज़र में भी दिखाऊंगा कि सेम तरीके से जो हमारा कोड है वो काम करता है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा कोड लिख लीजिए। फंक्शन इंक्रीमेंट, और इसमें मैं एक पैरामीटर दूंगा नाम का, और इसको फिर हम रिटर्न करेंगे num +1। और फिर हम इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे दो कॉन्स्टेंट्स के अंदर। फर्स्ट आउटपुट इज इक्वल इंक्रीमेंट 10, और इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड आउटपुट, और जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं इस बार 20 करूँगा, और इसको कंसोल लॉग करके हम दोनों वेरिएबल्स को कंसोल लॉग करेंगे। पहले हम इस चीज़ का आउटपुट देखेंगे कि क्या आउटपुट मिलेगा इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिला है 11 और 21, लेकिन ये कोड किस तरह से काम करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं पावर पॉइंट में जाके जो मेरा दूसरा स्लाइड है उस पर देखेंगे, हम मैंने पहले से ही कोड लिखा हुआ था। सो ये हमारा कोड है जो भी हमने लिखा अपने कोड एडिटर के अंदर। और जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन स्टार्ट होता है, जैसे हम किसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉल स्टैक होता है, कंसोल ऑटोमेटिकली आ जाता है, और एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है। आप मेरे फंक्शनल्स पार्ट को देखिए, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है उसके अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें होती है, एक तो होता है लोकल मेमोरी और एक होता है एग्जीक्यूशन थ्रेड। लोकल मेमोरी में जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं या कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं या फंक्शन डेफिनेशंस को बनाते हैं, वो उसमें स्टोर होती हैं। और एग्जीक्यूशन थ्रेड के अंदर जो भी कोड होता है जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है, वो एग्जीक्यूशन थ्रेड के अंदर आ जाता है। सो
अगर हम अपने कोड की तरफ देखेंगे, सो फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन को, इंक्रीमेंट उसका नाम हम दे रहे हैं, ये एक फंक्शन है। उसके बाद हम इसको इन्वोक नहीं कर रहे, यहाँ पे ये ज़रूरी है, हम इस फंक्शन को पहले डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको इन्वोक नहीं कर रहे हैं। इन्वोक तब करते हैं जब हम फंक्शन नेम के पीछे पैरेंथेसिस को लगाएंगे। सो जो लाइन 5 पे हमारा है फर्स्ट आउटपुट, वो लोकल मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस पे कोई वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है। सो हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जो फंक्शन है वो कॉल स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी और उसका एक अपना लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा। और इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अगर आप इंक्रीमेंट की फंक्शन डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पे हमने एक पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है नम। सो लोकल मेमोरी के अंदर पहले ये नम सेटल हो जाएगा, पहले यही सेव हो जाएगा और उस पर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं 10 का। सो जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं वो नम पैरामीटर पे लग जाएगा। ओके, सो नम विल बी इक्वल टू 10 और उसके बाद हम थ्रेड पे डायरेक्ट आएंगे क्योंकि हमारी जो फंक्शन है वो डायरेक्ट रिटर्न करती है नम प्लस 1। जो नम है वो चेंज हो जाएगी 10 वैल्यू से और फिर उस पर ऐड हो जाएगा 1 और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो होगा 11। और जो कॉल स्टैक से है इंक्रीमेंट फंक्शन हट जाएगी, लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट खत्म हो जाएगा और फर्स्ट आउटपुट हमें मिलेगा 11, जो कि हम स्टोर करेंगे वेरिएबल फर्स्ट आउटपुट के अंदर। उसके बाद हम सेकंड आउटपुट वेरिएबल को भी हमने क्रिएट किया और उसके अंदर हमने फंक्शन को, इंक्रीमेंट फंक्शन को हमने इन्वोक किया। सेम प्रोसेस कॉल स्टैक में ऐड हो जाएगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, जो पैरामीटर है वो सेट हो जाएगा, उस पर जो हमने आर्गुमेंट 20 दिया है वो सेट, जो आर्गुमेंट है वो सेट हो जाएगा नम पे, फिर रिटर्न हो जाएगा वैल्यू और जो हमारी इंक्रीमेंट फंक्शन है वो पॉपअप हो जाएगी कॉल स्टैक से और सेकंड आउटपुट के अंदर हमें वैल्यू आएगा 21। उसके बाद एग्जीक्यूशन थ्रेड पे अभी भी हमारे पास कोड है console.log, फर्स्ट आउटपुट सेकंड आउटपुट और फिर आपको देखने को मिलेगा 11 21 जो आपने कुछ मिनट्स पहले देखा था। इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड फंक्शन करता है। बट मैंने इस फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को रिटर्न नहीं किया। जो क्लोजर्स का मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट तब होता है जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को या यूज़ करेंगे या रिटर्न करेंगे, लेकिन मेनली जब हम रिटर्न फंक्शन को करते हैं तभी जाके वो क्लोजर्स बनता है। सो हम थोड़ा सा और कोड लिखेंगे जिसमें मैं ये जो num प्लस 1 है उसको मैं ऐड करूँगा एक इनर फंक्शन के अंदर। सो मैं इसको भी इस तरह से करता हूँ और यहाँ पे ये जो हमारा कोड है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम काट ही देंगे या फिर कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा फंक्शन ऑन एडिशन और इसमें मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा और इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा फंक्शन इंक्रीमेंट नम और फिर उसको मैं रिटर्न करूँगा नम प्लस 1 और फिर कांस्टेंट रिटर्न फंक इक्वल ऑन एडिशन एडेड नम इक्वल टू रिटर्न फंक और उससे मैं ऐसे वैल्यू दूंगा, कोई भी आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, CLG एडेड नम। सो जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है फंक्शन ऑन एडिशन, आप देख सकते हो पावर पॉइंट स्लाइड्स में मैंने ऐसे ही किया हुआ है। यहाँ पे मैं फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ, मैं कोई वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो फंक्शंस है वो फर्स्ट क्लास रीजन्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हम इनको किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या वेरिएबल्स पे हम इनको असाइन कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फर्स्ट क्लास रीजन्स। ये किसी भी वैल्यू की तरह काम करते हैं। ये कोड किस तरह से काम करेगा, यहाँ पे जो रिटर्न फंक्शन है ये तो एक वेरिएबल था लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इन्वोक किया है एज ए फंक्शन। ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको पावर पॉइंट्स में इसको भी दिखाऊंगा। पावर पॉइंट में देखेंगे हम, ये रहा हमारा कोड जो मैंने लिखा था, ये प्लस प्लस नाम जो है मैं आपको इसके बाद बताऊंगा क्यों लिखा मैंने। कॉल स्टैक हमारा रेडी है, कंसोल हो जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को ऑन एडिशन।
इस फंक्शन को हम इंस्टेंटली इन्वोक नहीं करते हैं। उसके बाद हम रिटर्न कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी कोई वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर हम ऑन एडिशन फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कॉल स्टैक पे ऑन एडिशन ऐड हो गया है और फिर एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा ऑन एडिशन का। उस पे भी हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन थ्रेड पे आएंगे क्योंकि हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम किसी पैरामीटर को सेट कर रहे हैं ना कुछ, बस हम डायरेक्टली फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ये फंक्शन डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी रिटर्न फंक्शन के अंदर और जो कॉल स्टैक से जो ऑन एडिशन है वो पॉपअप हो जाएगी। सो अब रिटर्न फंक्शन स्टोर कर रहा है ऑन एडिशन के रिटर्न वैल्यू को, जो कि एक फंक्शन डेफिनेशन है। ये भी आपको याद रखना है। जब हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ फंक्शन डेफिनेशन को। ओके, वहाँ पे मैंने लिखा था इंक्रीमेंट, लेकिन आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एनॉनिमस बन जाएगी। और फिर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ कांस्टेंट एड नाम, और इस पर मैं रिटर्न फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ। ये कॉल स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, इसका लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। इस पे जो पहला पैरामीटर है नम, वो सेट हो गया लोकल मेमोरी के अंदर क्योंकि हमने आर्गुमेंट दिया हुआ है यहाँ से 10, और 10 फिर पैरामीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, सो नम इज इक्वल टू 10, और फिर हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन थ्रेड पे आएंगे क्योंकि हम रिटर्न डायरेक्टली कर रहे हैं, प्लस प्लस नम, वो जो कि बनेगा हमारा 11। ये कैसे होता है, क्योंकि जो नम है वो अवेलेबल है लोकल मेमोरी में, जो इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है रिटर्न फंक्शन का, ये अवेलेबल है लोकल मेमोरी के अंदर। इसको कहीं बाहर नहीं देखना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली लोकल मेमोरी से इसको लेता है। और अगर हम फिर उसको कंसोल करेंगे, ये डायरेक्टली आपको दिखाएगा 11। सो इस तरह से ये काम करता है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब एक फंक्शन रिटर्न करेगी नई फंक्शन को। अब मान के चलिए इस फंक्शन में थोड़ी सी मैं चेंजेस ले आऊँगा। इसको हम यहाँ पे मैं इसको फिर से कमेंट ही करूँगा, मैं इसको फिर से लिखूँगा, इससे हमें प्रैक्टिस हो जाती है। फंक्शन ऑन एडिशन, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं नम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ 0। उसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन इंक्रीमेंट। बट अब देखेंगे कि मैं इस इंक्रीमेंट पे भी कोई भी वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, कोई पैरामीटर में नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसके अंदर नम प्लस प्लस लिखूँगा या प्लस प्लस नम लिखूँगा। ऐसे जो भी आप करना चाहें, प्लस प्लस कीजिए या ऐसी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लिखेंगे, और उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और कंसोल लॉग करेंगे हम ऑन एडिशन को, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आ गया है, ये क्यों हो गया? ओके, सो इस चीज़ को भी समझने के लिए मैं आपको पावर पॉइंट्स की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये हमारा कोड है, मैं इसके अंदर इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक IIFE इंस्टेंटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, बट मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ा लंबा आपको भी बताया ताकि आप सबको समझ में आ जाए। बेसिकली सब कुछ सेम है, और उसके अंदर रिटर्न करेंगे इसको, सॉरी, फिर भी सेम वैल्यू रहेगा। ओके, सो ये हमारा कोड है। ये किस तरह से काम करेगा? कॉल स्टैक आ जाएगा, कंसोल आ जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया हमारा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोकल मेमोरी आ गई, एग्जीक्यूशन थ्रेड आ गया। सो फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन एडिशन फंक्शन को, जो कि एक फंक्शन है बेसिकली, और उसके बाद हम चेक नाम को हमने डिक्लेयर किया हुआ, जो कि मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कंसोल लॉग किया है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, फिर आपको कंसोल लॉग चेक नाम को करना पड़ेगा। ओके, और इस चेक नाम के अंदर मैं फंक्शन ऑन एडिशन को इन्वोक कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो ऑन एडिशन ऐड हो जाएगी कॉल स्टैक पे, इसका एक अपना लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा एग्जीक्यूशन ग्लोबल एग्जीक्यूशन थ्रेड के अंदर। और इसके अंदर पहले तो लोकल मेमोरी में हमें वेरिएबल जो नम है वो सेट हो जाएगा 0। उसके बाद हम फंक्शन को
इन्वोक कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए जो ऑन एडिशन हमारी फंक्शन है वो कॉल स्टैक पे ही रहेगी, और जो हमारी एनोनिमस फंक्शन है या जिसको हमने इंक्रीमेंट लिखा था वो भी कॉल स्टैक में ऐड हो जाएगी, और हम रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली प्लस नम नम। सो ये जो नम है, हमारी जो एनोनिमस फंक्शन है, ये देखेगी पहले कि नम कहाँ से लाएगी। अगर ये अपनी लोकल मेमोरी में देखेगी, कहीं पे इसको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। इसके बाद ये आउटसाइड स्कोप जाएगी, जो इसका आउटसाइड स्कोप है ऑन एडिशन का, ये वहाँ पे देखेगा कि नम अवेलेबल है, और ये हैप्पी हो जाएगा कि नम वेरिएबल एटलीस्ट मिल तो गया है। ओके, और ये इस नम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा 1 से, और जो हमारा स्टैक है एनोनिमस फंक्शन का, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और कॉल स्टैक से वो पॉप अप हो जाएगा, और जो ऑन एडिशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट हमें स्टिल वैल्यू मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि हम अपने ऑन एडिशन फंक्शन या जो हमारी ऑन एडिशन फंक्शन है, हम उसके अंदर किसी भी चीज़ को रिटर्न नहीं कर रहे, इसीलिए हमें वैल्यू मिल रहा है अनडिफाइंड। जो अगर आपकी फंक्शन कोई भी कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, और आपको कंसोल लॉग में मिल गया होगा अनडिफाइंड, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है। ओके, सो इस तरह से ये जो कोड है वो काम करता है। अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले से ही पावर पॉइंट में इसको बनाया हुआ है। हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे, और जो चेंज है वो बहुत बड़ी चेंज नहीं होगी। हम सिंपली जो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट को कॉल किया था, हम इस फंक्शन को ही अब रिटर्न करेंगे। मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटाऊंगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इसको, ताकि एक एनोनिमस फंक्शन बन जाए, और फिर हम इसको कांस्टेंट चेक नम के अंदर कॉल करेंगे, ताकि जो हमारा कोड है वो जो हमने पावर पॉइंट में लिखा था वो हम इस पे भी लिखेंगे। अब हम इस कोड को समझते हैं, ये कोड किस तरह से काम करेगा। सो मैं अपने पावर पॉइंट पे देखूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी बेसिक एडिट थी वो मैंने की है। ऑन एडिशन के अंदर हम फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, चेक नंबर भी लिख रहे हैं। सो हमारा कॉल स्टैक ऐड हो गया, कंसोल सेट हो गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। सो हम ऑन एडिशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो लोकल मेमोरी के अंदर डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद हम चेक नम को डिक्लेयर कर रहे हैं, बट इसके ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं आएगा, और जो ऑन एडिशन हम उसको कॉल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं चेक नम में। सो कॉल स्टैक के अंदर ऑन एडिशन आ जाएगा, लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसके अंदर लोकल मेमोरी में नम आ जाएगा, और जो फंक्शन है वो रिटर्न हो जाएगी। ओके, और चेक नम जो है वो अब एक फंक्शन बन गई। ओके, क्योंकि हमने फंक्शन डेफिनेशन को रिटर्न किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक नम में अनडिफाइंड नहीं आया, यहाँ पे एक फंक्शन आया, और जो ऑन एडिशन है वो ख़त्म हो गया, कॉल स्टैक से ख़त्म हो गया। उसके बाद हम कंसोल लॉग कर रहे हैं चेक नम को। ओके, क्योंकि चेक नम जो है वो एक अब फंक्शन डेफिनेशन स्टोर कर रहा है, तो ये एग्जीक्यूटेबल बन गया, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा चेक नम, इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। एग्जीक्यूशन थ्रेड में इसका जो एग्जीक्यूशन थ्रेड पे डेटा है, जो कोड है, वो एग्जीक्यूट हो गया प्लस प्लस नम। अब ये फाइंड करेगा पहले लोकल मेमोरी में, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। उसके बाद ये आउटसाइड स्कोप जाएगा, ये ग्लोबल मेमोरी में जाएगा। ये जाता ऑन एडिशन के मेमोरी स्कोप में, लेकिन वो एक्चुअली पॉप अप हो गई है, कॉल स्टैक से वो बाहर हो गया है, इसीलिए अब ये ग्लोबल मेमोरी के अंदर देखेगा, और यहाँ पर भी कोई नम वेरिएबल इसको नहीं मिलेगा। सो यहीं पे क्लोजर्स का जन्म होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कंसोल को देखोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो स्टिल रहेगा 1। आपको पता है ये किस वजह से हुआ है? ये क्लोजर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बोली थी। जैसे ही फंक्शन ऑन एडिशन ने जो इसके इनर साइड एक फंक्शन हमने क्रिएट की थी, जैसे ही वो रिटर्न हो गई, उसने अपने साथ सिर्फ ये जो हमारा एग्जीक्यूशन थ्रेड या कोड है सिर्फ उतना ही नहीं लाया, उसने अपने साथ एक हिडन प्रॉपर्टी को अपने साथ ले आया, जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट स्कोप्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ये बहुत सारे ब्राउजर्स में अलग अलग हो सकता है, ये मैंने चेक किया है, ये
क्रोम में दिखा रहा था स्कोप्स का। सो आपको ये याद रखना है, जब भी कोई फंक्शन जो इनर फंक्शन अगर वो किसी आउटर फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रही है, तो अगर वो कोई वेरिएबल जो आउटर स्कोप में अवेलेबल हो, अगर वो उसको यूज़ कर रहा है इनर फंक्शन में जो कि रिटर्न हो रही है, तो वो उस फंक्शन को अवेलेबल किस तरह से होता है? वो होता है एक हिडन प्रॉपर्टी के थ्रू, जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट स्कोप्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ये एक मान के चलिए एक बैकपैक की तरह है। और ये जो हमारा नम है, क्योंकि इसको पता है, जावास्क्रिप्ट को पता है कि जो हमारी इनर फंक्शन है वो यूज़ कर रही है नम वेरिएबल को, सो वो इस स्कोप्स के अंदर हमें एक ज़ीरो सॉरी जो नम वेरिएबल है वो रखेगा। और जो हमारी फंक्शन है उसने जैसे ही ग्लोबल मेमोरी में देखा, ऐसा नहीं होगा। पहले जो हमारी फंक्शन है वो डायरेक्टली पहले अपने लोकल मेमोरी में देखेगी, अगर नहीं मिला तो उसके बाद वो देखेगा स्कोप्स प्रॉपर्टी में, अगर वो वहाँ पे मिला तब जाके वो उसको इंक्रीमेंट करेगा। और जो हमारा वैल्यू है नाम का वो चेंज हो जाएगा विद 1। और जो हमारी ऑन एडिशन सॉरी जो चेकनम हमारी फंक्शन थी वो पॉप ऑफ हो जाएगी। सो आपने देखा कि जो मैंने आपको बताया कि स्कोप्स प्रॉपर्टी एक आती है, मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ क्रोम के अंदर। हम अपना कोड यहाँ से लेंगे। ओके, सो हम इस कोड को लेंगे और पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ टर्मिनल को। यहाँ पे आप थोड़ी सी चेंजेस करोगे, इसको करना है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर इसको हम डालेंगे यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे 1 मिल गया। ओके, इसको अब विंडो में देखेंगे कि जो हमारा ऑन एडिशन है वो मिलेगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कोप्स का भी दिख रहा है और यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे सॉरी जो जीरो इंडेक्स पे है चेक नम, क्योंकि वो उसके जो क्लोजर है उसको यूज़ कर रहा है। यहाँ पे स्कोप्स के अंदर फिर से आप जाओगे तो फिर आप देख रहे हो कि क्लोजर कर रहा है यूज़ ऑन एडिशन, और वहाँ पे नम जो हमारा वेरिएबल था वो मिल गया है और वो इंक्रीमेंट हो चुका है। अगर हम इसको पोस्ट ऑपरेटर के साथ चेंज करते फिर नम क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए वो नम ही है, क्योंकि हमें फिर दूसरी बार 2 बार हमें फिर चेक नम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑन एडिशन ग्लोबल पे है, चेक नम ग्लोबल पे है, तो फिर इसको विंडो में क्यों नहीं दिखा रहा है? वो सब कुछ हो रहा है इस कॉन्स्टेंट की वजह से। अगर मैं इसको वार से चेंज करूँ और फिर इसको ऐसे करके फिर इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि वेरिएबल क्लैश ना हो, आप देखोगे अभी ये भी अब ऐड हो जाएगा हमारे ग्लोबल में। यहाँ पे इसको जूम कर लूँगा, चेक नाम अभी ग्लोबल में ऐड हो गया। इस पे भी स्कोप्स की जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो गई है, क्लोजर आ गया यहाँ पे नाम 1 हो गया। सो इस तरह से क्लोजर्स काम करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मान के चलो आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो। अब वो जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, वो जो रिटर्न फंक्शन हो रही है वो एक ही वेरिएबल को यूज़ कर रही है। तो क्या जो हमारे आउटर फंक्शन का जो 2 वेरिएबल्स थे, क्या वो दोनों स्कोप प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, या फिर जो हमारी रिटर्न फंक्शन है वो एक ही को लेगी? अगर वो दोनों को लेगी फिर तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के बिना पे तो ये फिर नॉनसेंस होगा। बट क्या ऐसा रियल में होता है? इस पे एक कैविएट है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो हम थोड़ी सी चेंजेस में लाएंगे। इसमें हम लिखेंगे लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। ओके, बट आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि हम यहाँ पे काउंटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी हमें देखना क्या है कि यहाँ पे आएगा कि नहीं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे चेक नामों के अनडिफाइंड 1 भी आ गया। अब हमें देखना है कि जो क्लोजर है हमारा वहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल है वो आएगा कि नहीं। सो हम ऑन एडिशन पे देखेंगे, स्कोप्स प्रॉपर्टी पे 1 ही आ रहा है, ग्लोबल में देखना है ये यहाँ पे नहीं आया है ऑन एडिशन। हाँ, चेक नम में आएगा क्योंकि हमने वार को यूज़ किया है। ओके, हमें वार में ही देखना पड़ेगा। स्कोप्स 2 आ रहे हैं। क्लोजर में आप फिर से देखिएगा काउंटर कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना मान के चलिए इतना एफिशिएंट है कि उसको पता है कि मुझे किस वेरिएबल को स्टोर करना है स्कोप्स के अंदर।
कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, सो ये प्री डिटरमाइन करता है कि कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, उसी को मैं क्लोजर्स के अंदर दूंगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आप यूज़ नहीं करोगे वो क्लोजर्स में ऐसे ही ऐड नहीं होगा। सो सारा ये डेटा नहीं लाता है। जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप फंक्शन डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हो या किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो इस चीज़ में आ जाएगा। क्या फंक्शन भी क्लोजर के अंदर आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे। हम इसमें थोड़ा सा फंक्शन इस तरह से लिखेंगे और इसमें हम करेंगे रिटर्न हेलो, और इसको फिर हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। ओके, अब देखना है कि क्या जो हमने एक फंक्शन को लिखा है क्या वो आएगा। ओके, फिर से आप विंडो कीजिए, यहाँ पे आप चेक नम को देखिए, क्लोजर में जाएंगे, स्कोपस 2 दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि जो इंक फंक है वो क्लोजर्स में आ गया है। सो आपको याद रखना है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो आप रिटर्न फंक्शन यूज़ कर रहे हो, वही क्लोजर में आएगा। अदरवाइज आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखो कि जो हमारा सारा स्कोप है वो क्लोजर्स के अंदर आ जाता है। मैंने पहले ही जब जैसे ही मैंने कहा था कि जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं वो सिंपल तो है लेकिन थोड़ी सी मिसलीडिंग है, क्योंकि उसमें हमने बताया कि सारा आउटर स्कोप ला रहा है। आउटर स्कोप सारा नहीं ला रहा है, जो इनर फंक्शन जो रिटर्न हो रही है, जो वेरिएबल वो यूज़ कर रहा है वही उसके अंदर आएगा, वही क्लोजर्स के अंदर। अदरवाइज उसके बगैर उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ करोगे वही आएगा। ओके, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है मल्टीपल इंस्टेंसेस को लेके। मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑन एडिशन है। ओके, ये हम हटाएंगे। मान के चलो हम इस ऑन एडिशन को एक बार नहीं 2 बार कॉल कर रहे हैं। ओके, सो मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पावर प्वाइंट में पहले ही मैंने लिखा था काउंटर 0 नम, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं इसको अपने कोड में, आप देखिएगा, क्योंकि फिर तो ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने रिजल्ट 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, सो ये कोई मैटर नहीं करेगा, बट आप रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 ही कंसोल आउट कीजिएगा। ओके, सो आप इस कोड को लिखिए अपने कोड एडिटर के अंदर और फिर इसको अपने ब्राउज़र के अंदर या नोड के अंदर एग्जीक्यूट कीजिए। इस कोड को मैं देखूंगा। ओके, कॉल स्टैक आ गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कंसोल आ गया हमारा। ऑन एड हम डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको भी इन्वोक नहीं कर रहे हैं। और फिर हमने डिफाइन किया है रेट फंक्शन को मीन्स रिटर्न फंक्शन, और इस पर हम ऑन एड को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा और उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। काउंटर 0, ओके, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, सो पहले पैरामीटर सेट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। अदरवाइज अगर पैरामीटर होता तो पहले पैरामीटर सेट होते हैं, उसके बाद ही जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो सेट होते हैं। फिर नम 0, ओके, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को, ओके, डायरेक्टली, और इस फंक्शन के अंदर हम नम को यूज़ कर रहे हैं, सो काउंटर नहीं आएगा क्लोजर के अंदर, बस नम आएगा। ओके, सो रिटर्न फंक्शन के अंदर हमारी फंक्शन आ गई है। ओके, और उसके बाद हम रिजल्ट 1 के अंदर हम रेट फंक को इन्वोक कर रहे हैं। ओके, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, कॉल स्टैक पे फंक्शन आएगी, प्लस प्लस नाम होगा, और जो रिजल्ट होगा वो कहाँ ढूंढेगा, जो हमारा फंक्शन, जो हमारी फंक्शन है रेड फंक, वो कहाँ ढूंढेगी इस नाम को, वो अपने बैकपैक में दिखेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है परसिस्टेंट लेक्सिकली स्कोप्ड रेफरेंस डेटा, क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं, हम दूसरे वेरिएबल में से डेटा को रेफरेंस कर रहे हैं, या इसको सिंपल तरीके से आप बैकपैक समझ सकते हो। और ये जो क्लोजर्स जो इसके लिए टर्म दी गई है बहुत मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स बनाई गई है, या इसलिए मैंने यहाँ पे आइकन भी रखा है बैकपैक को। सो ये डायरेक्टली अपने बैकपैक में देखेगी, पहले लोकल मेमोरी में देखेगा, उसके बाद अपने बैकपैक में देखेगा, क्योंकि लोकल मेमोरी में तो है नहीं, इसीलिए नाम को ये इंक्रीमेंट करेगा, और जो रिजल्ट 1 में वैल्यू जो आएगा वो होगा 1। और फिर हम अगेन आर एफ को फिर से रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी इन्वोक कर रहे हैं ऑन एडिशन को, फिर से एक नया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, फिर से नए सब रीसेट हो जाएगा, काउंटर 0 नाम 0 रिटर्न फंक्शन हो जाएगी, बैकपैक में फिर से नाम 0 आएगा, और फिर अगेन आर एफ बन जाएगी फंक्शन। ओके, रिजल्ट 2 में क्या आएगा, फिर से आएगा 1, क्योंकि ये फिर से अपने बैकपैक के अंदर दिखेगा, और फिर जब हम कंसोल लॉग करेंगे इसको तो फिर आपको 1 1 मिलेगा। अब मान के चलिए इस कोड को मैं थोड़ा लिख ही लूँगा, इसको हम यहाँ पे ऑन एडिशन ही रहने देते हैं इसको। इसको फिर से हम
यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे रेड 2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर कंसोल करेंगे रिजल्ट 1 रेड 1 रिजल्ट 2 रेड 2। ओके, अब देखते हैं कि जो हमें रिजल्ट है वो क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे मैं इसको करूँगा 1 2 3 4। ये क्यों हो गया? ओके, सो हमें जो मिलना था, सॉरी मुझे यहाँ पे मैंने गलती की है भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लिखना था न्यू फंक, मैंने लिखा है जो मैं दिखाना चाहता था वो हो ही नहीं गया। ओके, सो इसको इस तरह से करते हैं 1 2 1 2। अब देख सकते हो जैसे ही हमने इसको फिर से ऐड किया जो पूरा रीसेट हो गया, क्योंकि नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया ऑन एडिशन, फिर से हमने रीसेट कर दिए। सो इस तरह से क्लोजर्स काम करते हैं। सो क्लोजर्स अब काम कहाँ पे आएंगे? मान के चलो मेमोवाइज में आता है, करिंग में आता है, या इसी की जो स्टेट मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे यूज़ केस है जहाँ पे क्लोजर्स का कंसेप्ट आता है। इटीरेटर्स में आता है, जनरेटर्स में आता है, सब कुछ जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट, अगर प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट हो तो फिर आप इसको हर जगह पे देखोगे। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने आज सीखा होगा कि क्लोजर्स किस तरह से काम करता है। सो क्लोजर्स जब भी आप सुनोगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट, स्कोप, स्क्वायर ब्रैकेट, हिडन प्रॉपर्टी को याद रखना है। बस इतना ही क्लोजर्स है, और कुछ इसमें कोई कंसेप्ट ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे रखिए ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में बताइए मुझे कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।